बेटा अभी तक हमने 50 सवालों को हल कर चुके हैं मैथ्स में 41 से 50 तक। अब 51 से देखिए आप 51 का सवाल पढ़ लेते हैं बच्चों पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स हैज़ मैक्सिमम एरिया एंड हाउ मच इज़ द मैक्सिमम एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा ये कह रहा है हिंदी में कि निम्नलिखित में से आयत का क्षेत्रफल अधिकतम है और अधिकतम क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। 4 ऑप्शन है बेटा। ये जो 4 ऑप्शन में जो डायग्राम दिख रहे हैं आपको, इनका हमें एरिया निकालना है। एरिया आप समझ सकते हैं कि अंदर जितना भाग दिखता है, ये अगर इसको मैं साइडेड पार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये अंदर का जो पार्ट है ना बेटा, ये एरिया कहलाता है ना। तो हमको क्या करना है, ये फाइंड करना है, ये एरिया है ना, ये हम फाइंड करेंगे चारों के, और जो सबसे ज़्यादा होगा ना वही हमारा आंसर होगा और उसकी वैल्यू हमको बताना है, क्योंकि उसने पूछा भी है। देखिए कितना है ना, कौन ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो चलिए कुछ नहीं, हमको एरिया फाइंड करते आना चाहिए। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा एरिया एंड पैरामीटर का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पैरामीटर कैसे निकाला जाता है और एरिया कैसे निकाला जाता है, ये आपने सीखे होंगे। और स्कूल में भी ये सिलेबस में रहता है और नवोदय के सिलेबस में तो है ही। तो चलिए बताते हैं। जब हम इसे हल करेंगे बच्चों, तो बड़े ध्यान से आपको मेरी बातों को सुनना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ए, और उसमें लिखा हुआ बेटा 16 ये लेंथ है और 14 ब्रेथ है। और एक्चुअल में है क्या, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का आपको एरिया आना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, ये जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत का क्षेत्रफल बोलते हैं कि नहीं, बताइए। अगर हिंदी में बोलें तो ऐसे बोलते हैं ना। और आपको इसका फॉर्मूला भी याद होगा, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश में अगर मैं शॉर्ट में लिखूँ बेटा, तो इंग्लिश में तो एरिया को एरिया ही लिख देता हूँ, लेकिन लेंथ को मैं एल से डिनोट कर दूंगा और ब्रेथ को किससे डिनोट कर दूंगा, बी से। तो ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। ये क्या, इससे क्या निकल जाएगा, आपका एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन है यहाँ पर रेक्टेंगल। हाँ, ए भी है, सी भी है, डी भी है और बी नहीं है। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए उसके जो ये नीचे वाली जो साइड है वो भी 15 सेंटीमीटर है, और जो खड़ी हुई है जिसको आप लंबवत कह सकते हैं, कहते हैं, वो भी कितना है, 15 है। तो इसका मतलब हुआ कि आमने सामने चारों तरफ की जितनी भी साइड होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। अब जब चारों साइड बराबर होती है तो उसको हम आयत नहीं कहते, या इंग्लिश में रेक्टेंगल नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, वर्ग हिंदी में, और इंग्लिश में स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो जब आप एरिया निकालेंगे ना, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला यहीं लिख देता हूँ। हम उसको बोलते हैं साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया साइड का स्क्वायर, या फिर साइड इंटू साइड भी लिख लेते हैं, एक ही बात है, साइड इंटू साइड। तो मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके, जब यहाँ देखिएगा बच्चों, अगर ऑप्शन ए की बात करूँ तो ऑप्शन ए में लेंथ कितनी और ब्रेथ कितनी है। लेंथ है बच्चों कितना, 16, और ब्रेथ है कितना, 14। अब आपको गुणा करते तो आ जाना चाहिए, तो गुणा कर लेते हैं। चलिए, तो यहीं पर कर देता हूँ ना। देखिए, अगर मैं 16 में 14 का गुणा करूँ तो क्या करेंगे, आप गुणा करना नहीं आता तो एक बात सीख लीजिएगा। 4 का गुणा हम पहले 6 में करेंगे, तो 4 छंग 24 की 4, और हासिल का कितना, 2, 4 एकम 4 और 2 6। फिर क्या करेंगे बच्चों, 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16 ही आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए 4 और ये 6 दूनी 12 के 2, और यहाँ पर जो कैरी होता है वो 2, तो 224। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिख देता हूँ ना, 224 यहाँ लिख दो, ये हो गया आपका 224। थोड़ा दूर लिख देते हैं इधर पे। ए का कितना जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ में मतलब 16 गुणा 14 करेंगे तो क्या जाएगा, 224 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप सी का निकाल लीजिए और डी का निकाल, बी का अलग से कर लेंगे। तो अगर आप सी का देखते हैं तो लेंथ कितनी है, 19,
वृत्त कितनी है 11, तो 19 हम गुणा क्या कर देंगे 11 कर देंगे। प्यारे बच्चों देखो मैं यहाँ हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 19 गुणा 11, एक का गुणा हम 19 से करेंगे तो 19 ही आएगा, और एक का गुणा 19 से करेंगे तो 19 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिखने का तरीका हम सही रखेंगे ताकि जोड़ते सही बने। तो हम क्या करेंगे, इसे जोड़ लेते हैं। ये हो गया 9, 10 और कैरी 1, ये हो गया 2, 209। ये हो जाएगा बच्चों 209 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसका, रेक्टेंगल के ही, पहले हम तीनों रेक्टेंगल का कर लेते हैं, उसके बाद ये स्क्वायर का करेंगे। डी। प्यारे बच्चों देखिएगा आप इधर पे 17 और 13, लेंथ कितनी है बच्चों 17, वृत्त कितनी है 13। चलिए फिर से गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करके देखना इसलिए ज़रूरी है बेटा, मन से करेंगे, अगर आप तो गलत हो गया तो फिर हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, इसलिए हम एक बार क्या करेंगे चेक कर ही लेंगे। तो 17 गुणा 13, 3 का पहाड़ा आप ये 17 बार पढ़े, 17 का पहाड़ा 3 बार पढ़े, बात है 17 दिया 51 होता है ना, तो ये 51 लिख दिया। और एक का गुणा 17 से करना है तो 17 ही आएगा, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1, 7 और 5 12 की 2, हासिल की 1, और कितना 221। प्यारे बच्चों ये कितना है 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये यूनिट पहले से ही गिवन है, यहाँ भी गिवन है इसलिए। और आप ये स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ सेंटीमीटर के ऊपर, क्योंकि बेटा आप एरिया निकाल रहे हैं ना, एरिया में तो स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा ना, है कि नहीं। आपको तो ये सिखाया भी गया होगा और मैं भी सिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, अगर आप ए का देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि आप किसका सी का देखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 209 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि डी का देखेंगे तो कितना मिलेगा 221 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कौन बच गया बच्चों, अब बच गया है, कौन बच गया है डी, नहीं सॉरी बी। तो बी बच गया है तो बी का भी चेक कर लेते क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या निकालते हैं बेटा, कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225 होता है। अगर आपने याद किए होंगे तो 225 आएगा, 225 आएगा। अब अगर नहीं पता तो आप एक काम करिएगा, 15 से 15 का गुणा करके देख लीजिएगा, है ना, ये करके देख लीजिएगा। इतना मैंने सिखा दिया तो आप ये करके देख लीजिएगा। तो अब हमें पता चला कि ये कितना आ गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सबसे अधिक है। वो 225 है, ये तो 225 है, यहाँ 225 से कम है ये 221, ये तो और भी कम है, और ये बड़ा तो है लेकिन उससे कम है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ तीनों जो हैं, ये ए भी नहीं हो सकता हमारा, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता। मतलब ए नहीं हो सकता, डी नहीं, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या होना चाहिए 225, जो जिसमें आएगा वो होगा। तो 225, ये मत देखिएगा बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन वाले जो हैं नीचे जो है ऑप्शन में वो सही है आपके लिए, ये तो डायग्राम के लिए बताया गया। तो 225 ये है, 225 को किस में रखा गया है, डी वाले ऑप्शन में रखा गया है। तो जो ऑप्शन आपका होगा डी सही होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आप कितने भी सवाल ऐसे हल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको एक सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, समझ लीजिए क्यों पड़ेगी। ये हो गया एक सर्कल, क्या हो गया बच्चों, सर्कल। अब इस सर्कल का क्या करेंगे, समझ लीजिए। ये देखिए क्या बोल रहा है, अ बाइसिकल व्हील हैज़ टोटल ऑफ 18 स्पोक्स। एक बाइसिकल है, उसके जो चक्के हैं, ये देखिए व्हील है, उसमें 18 स्पोक हैं। और द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ एडजेसेंट स्पोक्स इज, तो जो एंगल होता है, ये जो कहाँ पर एंगल बनेगा, आप सबसे पहले एंगल कहाँ बनेगा ये तो समझ लीजिए। अगर आप एंगल ही नहीं बता पाएंगे, जैसे देखिए मैं यहाँ से अगर ऐसे खींचूँ और ऐसे खींचूँ तो बताइए कितने स्पोक बन गए, 4। अगर मैं इस तरीके से खींचूँ एक लाइन, कितने स्पोक बन गए, अब 3 और 3 6। अगर ऐसे खींचूँ तो अब कितने बन गए, 4 दूनी 8। हमें कितना चाहिए था 18,
तो हम क्या करते हैं, एक एक और कर देते हैं यहाँ से, ऐसे, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ऐसे ये कर दिया आपने। अब गिनेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 2 की कमी है। चलो यहाँ बना देते हैं एक, यहाँ बना देते हैं एक, जहाँ ज़्यादा दिख रहा है वहाँ बनाता हूँ। ये हो गया, इस तरीके से बनाने बोल रहे हैं। ये देखिए 18 है इसलिए 18। अब यहाँ पर आपको कम ज़्यादा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने एकदम फिक्स नहीं बनाया है ना, लेकिन आप ये मानिए कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल बराबर बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। इनके बीच में कोई अलग अलग अंतर नहीं है, डायग्राम में थोड़ा सा गलत दिखता है लेकिन वो बराबर बराबर डिस्टेंस में है ये सब। तो एडजस्टेंट एंगल की मीनिंग क्या हो जाएगी बच्चों, एडजस्टेंट एंगल की मीनिंग क्या हो जाएगी उसको समझ लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम, यहाँ देखिए ये क्या है आपका सेंटर पॉइंट है, जब इस सेंटर पॉइंट से कोई रेखाएं निकल रही हैं और बार बार उसी से निकल रही हैं और एक दूसरे पर क्या है वो संलग्न है, एक दूसरे से, एक दूसरे का बेस क्या है बेटा, वो एक ही सेंटर पॉइंट है। तो ऐसे जब एंगल यहाँ बनता होता है तो उसको बोलते हैं एडजस्टेंट एंगल, संलग्न कोण। ये जो लिखा है ना संलग्न, तीलियाँ भी बोल सकते हैं। और इस संलग्न, ये तीलियाँ हैं, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ऐसे ऐसे कितने भी आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगी संलग्न तीलियाँ। तो इनके बीच में जो कोण बन रहा था वो सब बराबर होगा, तो हम यही बताएंगे। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान मत होइएगा, बहुत आसान है ये। तो आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या वो ये कि कोई भी सर्कल हो, चाहे वो किसी जो बाइसिकल हो उसका व्हील हो या सर्कल हो या कुछ भी हो, जो किस साइज में किस दिखने में कैसा है, सर्कल है। अगर सर्कल है तो उसका जो टोटल डिग्री होता है बेटा वो कितना होता है बताइए, ये आपने जरूर सीखा होगा, 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। और अगर आपको बोले कि वो जो संलग्न तीलियां हैं उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीलियां कितनी दी गई है। तो 18 दी गई है। अगर इस 18 से ना आप ये टोटल जो एंगल है अगर उसके डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो वो जो सर्कल यहाँ बना था और उसके जितने भी एडजस्टेंट क्या थे, ये थे स्पोक्स थे, उनके बीच में जो एंगल था ना जो बन रहा था वो आपको निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये सब बराबर बराबर है। तो अगर मैं 18 से 360 को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, 20 आ जाएगा, है ना। 20 मतलब 20 अंश। तो आप कह सकते हैं बहुत आसानी से कि यहाँ जितने भी एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे, कितने डिग्री के बनेंगे बताओ, बनेंगे 20 डिग्री के। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, हर जगह 20 20 20। समझ गया ना, बस इतना ही सवाल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखिए। हाँ ये भी वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा अलग है बस। तो देखिएगा इसमें क्या करना है बच्चों, हाँ ध्यान दीजिएगा। इसमें घड़ी की बात चल रही, तो मैं क्या करता हूँ पहले वॉच बना लेता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 12, नीचे में आपको पता होगा 6 लिखते हैं। ये इस साइड होता है 3 और इस साइड पे 9। ये हो गया आपका सेंटर पॉइंट, जहाँ पर ये जो आपके हैंड होते हैं वो लगे रहते हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा कितना बजाना है हमें इसमें, 3:00 PM। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ये हावर एंड हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गया मिनट हैंड। एट 3 PM इज 3 बजे जो है, ये 3 बजे, क्योंकि 3 बजे बोला ना इसलिए मैंने 3 बना, ये 3। तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये कितने का होगा ये पूछा जा रहा है बच्चों, समझे ना आप। एंगल जो है वो कितना एंगल बनेगा। तो आप देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो सीधे ऐसे बन रहे हैं ना ऐसे। तो ये जो लाइन आप देखेंगे ये कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। तो मतलब आप देख रहे हैं कि अगर ये 80 डिग्री का बनता है तो उसके ऊपर में कोई एंगल ऐसे कैसे हो, एकदम लंबवत हो,
कोई साइड हो कैसे हो, एकदम लंबवत हो, तो वो तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। कितने का बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा, क्योंकि 12 बज रहे हैं तो वो जो घड़ी की सुई है मिनट वाली एकदम वो तो 90 अंश पे ही खड़ी रहेगी ना। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? समकोण हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। ये बहुत आसान सवाल था, ऐसे सवाल आ जाते इतने आसान वाले भी। तो चलिए आगे चलते हैं। 53 हो गया, 54 भी बेटा बहुत आसान है। यहाँ पर क्या है, एक बार ग्राफ दिया हुआ है। देखिए बार ग्राफ, ये देखकर तो पहचान ही गए होंगे आप, ये बार ग्राफ। तो इस बार ग्राफ में क्या लिखा हुआ है और क्या डाटा दिया गया है उसको समझ लेते हैं। द बार ग्राफ शो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छा, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व्ड बाय ए, बी, सी एंड डी। अच्छा, ये विद्यार्थियों के नाम है ए, बी, सी और डी, और ये नंबर है 0, यहाँ तक 5, यहाँ तक 10, यहाँ तक 15 और यहाँ तक 20, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये नीचे पढ़ना है जो लिखा है। यहाँ लिखा है फ्रॉम द एबव बार ग्राफ फाइंड हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस बी एंड सी सॉल्व्ड टुगेदर देन ए एंड डी टुगेदर डिड। इसने बहुत अच्छी बात आपसे पूछा कि यदि कौन कौन बी और सी, ये देखिए लिखा है ना, कहाँ है, बी और सी मिलकर सवालों को हल करते हैं तो उनके द्वारा हल किए गए प्रश्न ए और बी दोनों के द्वारा हल किए गए प्रश्न से कितना अधिक होगा। तो बच्चों ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, तो चलिए इसको भी सरलता से हम हल कर लेते हैं। पहले आप सबसे पहले किसका पूछा है, बी और सी ने कितने हल किए, तो बी और सी का निकाल लेते हैं। पहले नंबर में जो पूछा वही कर लेते हैं। बी और सी ने कितने हल किए हैं बताइए, हम देख लेते हैं वैल्यू कितनी है। बी की कितनी है, ये देखा है, ये देखो ढूंढते आना चाहिए। बी ये ऊपर गए और वहाँ से हमने इसको ऐसे मिलाया, ये देखिए लाइन भी बन रहा है ना यहाँ थोड़ा सा, तो पतली सी लाइन मिल रही है जो आपको दिख रही है कि नहीं पता नहीं, लेकिन है यहाँ पर। तो ये क्या है, पतली सी लाइन, उसको मिलाइए कहाँ से, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। उसके बाद किसकी बात चल रही है, बी और सी दोनों, तो ये है सी। अब आगे बढ़िए यहाँ तक। अब देखिए ये भाई बताया जा रहा है कि इसने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों ने मिलकर कितने सॉल्व किए, क्योंकि दोनों उनने मिलकर ही तो पता करना है। यहाँ टुगेदर लिखा हुआ है ना, कहाँ है देखिए, टुगेदर, तो टुगेदर मतलब साथ साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दूसरी बात, फिर दो लोग मिलकर हल कर रहे हैं, कौन, ये देखिए कौन, ए एंड डी। तो ये ए कहाँ तक जा रहा है देखिए 5, डी कहाँ तक जा रहा है भाई 15। तो यदि हम ए प्लस डी निकालें, क्या निकालें, ए और डी निकालें, तो कितना आएगा देख लीजिए। ए ने कितना सॉल्व किया है 5 क्वेश्चन और डी ने कितना किया है 15 क्वेश्चन, दोनों ने मिलकर कितने किए बच्चों 20 क्वेश्चन। तो अब इनके बीच का अंतर पूछ रहा है कितना ज़्यादा है, देखिए दोनों से कितने अधिक हल किए, किसने, बी और सी ने। तो भाई बी और सी ने 30 किए, ए और डी ने 20 किए, तो उनने कितने ज़्यादा किए, कुछ भी नहीं है इसमें। तो 30 माइनस 20 करेंगे ना तो 10 आएगा, और 10 दोनों ने मिलकर ज़्यादा की। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो मैं किस में लगाऊंगा, कहाँ है 10, कहाँ पर है 10, कहाँ है ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये समझ गए। और ऐसे ही सवाल आएंगे, परसेंटेज वाला सवाल बार ग्राफ में नहीं आएगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट 8, 6, 0 एंड 5। प्यारे बच्चों, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, इतने समय पहले से, तो ऐसे सवालों को तो पक्का आपने हल किया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। और ऐसे सवालों को जब हल करते हैं तो बेटा ध्यान रखना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि जो अंक गिवन है, जैसे क्या गिवन है 8, 6, 0, 5, ठीक है। तो इन्हीं से ग्रेटेस्ट बनाना है और इन्हीं से क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है। अपने मन से वो 9 नहीं लेना है, जैसे बोलते कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 999, जैसी है 9999, 9999,
है ना, क्योंकि उसने ये डिजिट नहीं दिया। बोले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1000। बेटा ऐसे बात नहीं की जा रही है, यहाँ ऑलरेडी उसने दे दिया है क्या, आपको 4 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी संख्या इन डिजिट से मिलकर बनाने। तो अपने मन से आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ जैसा बोला जा रहा है वैसे करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट यानी बड़े से बड़ा, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर पता कर लेंगे, ठीक है बेटा। ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे पहला जो डिजिट होगा वो सबसे बड़ा वाला डिजिट लेंगे, ठीक है। फिर उससे छोटा कौन है, 6 है, फिर उससे छोटा कौन है, 5, फिर सबसे जो छोटा बच जाता है वो आखिरी में, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर बन गया, दी गई अंकों से बनाया गया सबसे बड़ी संख्या। अब स्मॉलेस्ट, क्या बच्चों, स्मॉलेस्ट बनाया। तो बच्चे जो स्मॉलेस्ट वाली बात आती है ना, उसमें गलती कर देते हैं। क्या करते हैं पता है, देखिए कुछ बच्चे जब उन्हें समझ नहीं होती है, उनकी प्रैक्टिस में कमी करते हैं, तो क्या करते हैं, वो जीरो को, ये जो जीरो है ना, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर बोलते हैं कि हम उसके बाद जो उससे बड़ी अंक है वो लिखते हैं, फिर 6 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, और बोलते हैं कि यही जो संख्या है ना वो सबसे छोटी संख्या है। बेटा ये कहाँ से छोटी संख्या हो जाएगी, आपको लग रहा है कि जीरो को सामने लिख दिए तो छोटी संख्या, नहीं बेटा, वो जीरो को आप 1 जीरो लिखो या 10 जीरो लिखो, ये जीरो काउंट नहीं किए जाते हैं, ये ऐसे इसका मतलब है कि ये लिखे थे आपने, आप 1 जीरो लिखो या कितने ही जीरो लिखो, वो काउंट नहीं होंगे। तो वो तो फिर क्या बन गया, काउंट नहीं होंगे तो क्या बन गया, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का आपको बोला ही नहीं होता, बोलता है 4 डिजिट का। तो आप तो फिर परेशान हो गए, कैसे करें कि 4 डिजिट बन जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक छोटी सी समझदारी दिखानी है। ये जो 5 है और ये जो 0 है, इनको आप इनके जगह को बदल दीजिए, बस ये कर दीजिए 5 और ये कर दीजिए 0, और इस दोनों को सेम रहने दीजिए। ये आपका बन गया अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब मैंने लिख दिया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 5068, 68, समझे ना। अब प्लस करने बोला कि माइनस, बोलता है डिफरेंस, और ये अंतर, मतलब आपको क्या करना है, माइनस, तो हम माइनस कर लेते हैं। देखो प्यारे, आपने यहाँ 0 देख रहे हैं, तो 0 को आप बना लीजिए 10, यहाँ से बोरो ले लीजिए, हो जाएगा कितना, 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ इसको 14 कर लीजिए, इधर से बोरो लेकर, तो 14 से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और यहाँ बचेगा कितना, 5, हो गया 5, है ना, और ये कितना हो गया, 8 तो 8 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों, है क्या नहीं, देखो गलत तो नहीं हो गया भाई। 3582, 3600 नहीं, 8000 गलत, 3592 गलत, 3582 सही, ऐसे करना है। तो आपको मैंने समझा दिया कि कहाँ, ये देखिए, ये इतनी जो बात बताया ना बेटा, यही आपको सीखना था इस सवाल में, बाकी तो सब आसान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, हाँ, in a question of division, if divisor is 102, quotient is 15 and remainder is 18, then the dividend is। बेटा ये तो कई बार हमने क्लास में बच्चों को पढ़ाया है, और आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा अपने घर में, स्कूल में, है ना। तो यहाँ लिखा है क्या, भाग के एक प्रश्न में, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक समझता है कि नहीं, ये देखिए, ये इस तरीके से आप देखते होंगे एक स्ट्रक्चर ऐसे, यस, यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं बेटा हिंदी में भाज्य, और इंग्लिश में डिविडेंड। यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं डिविजर, यहाँ जो रहता है उसको बोलते हैं कोसेंट, मतलब यहाँ पर होगा भागफल। यहाँ जो हल करने के बाद यहाँ जो भी आता है इस जगह पे, वो क्या कहलाता है, शेषफल। और यहाँ जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, भाजक। कितना आपको पता होगा, ये इसी तरीके का सवाल है। तो भाज्य पता कीजिए, तो भाज्य पता करने का फॉर्मूला तो आपको पता होगा। जब आपको भाज्य पता करना होता है तो आप क्या करते हैं, भाज्य पता करने के लिए आपको भाजक और भागफल का गुणा करना होता है। तो मैं वही करूँगा, भाजक गुणा भागफल, और क्या करेंगे इसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है
उसको हम जोड़ देते हैं। तो मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रश्न को हल करना है। देखिए इस वैल्यू रख देते हैं, डिविडेंड, यही कहलाएगा डिविडेंड, ये डिविडेंड है सॉरी। तो अब देखिएगा क्या कहलाएगा, डिविडेंड। तो वैल्यू रख देते हैं, भाजक मतलब डिविजर। डिविजर कितना बेटा, वो लिखा है ये 102 इंटू, है ना। और भागफल कितना है बेटा 15। रिमाइंडर है क्या, यस, कितना है 18। तो ये तो बॉडमॉस के जैसा हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर प्लस करना पड़ेगा, इतने में आंसर आ जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करते आना चाहिए। पहले 102 से आप 15 का गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15, इतना आएगा बच्चों। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और इसमें क्या करना है, 18 को जोड़ना है। तो 18 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 5 और 1, है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने जैसे ही देखा तो सी में दिख गया, तो ये हो गया आंसर। अब ये तो है भी नहीं, ये भी गलत ये भी गलत, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बेटा ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं आप कह रहा हूँ। 12 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों को छोड़कर और कुछ राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य जो उत्तर पूर्व भारत के कहलाते हैं, उनके लिए जो 12 अप्रैल को प्रश्न पत्र मतलब परीक्षा आयोजित की गई थी, उस प्रश्न पत्र में ऐसे सवाल आए थे। ये सेम तो नहीं, हमने डिजिट बदल दिया, बाकी नेचर पूरा वही है। तो ये सब आपको बनना चाहिए, क्योंकि कुछ वहाँ से 1-2 सवाल रिपीट हो सकते हैं या उनकी जगह पे डिजिट वगैरह बदला जा सकता है। चलिए अब देखिए बेटा, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, सॉल्यूशन करते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। अगर आपको मेरी कोई बात समझ में ना आए ना, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि हमें ये बात समझ नहीं आई। तो मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें उन बातों का ध्यान रखूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज 90 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है बेटे, कि ऐसे सवाल आते हैं, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, इतने यह आए हुए सवालों में से हैं। मतलब इस तरीके के सवाल आते हैं, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। तो 90 का आपको क्या करना है, इस तरीके से प्राइम फैक्टर इसके निकालना है। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए प्राइम फैक्टर में क्या, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे। ऐसे जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे डिवाइड करते जाएंगे इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करूँगा, 2 से। तो 2 से डिवाइड करूँगा तो देखिए 2 चौ 8, बचेगा 1 और 2 पंचे 10। फिर आगे देखिए बच्चों, अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये विषम संख्या आ गया, है ना। तो 3 से कर लेते हैं। क्यों 3 से, क्योंकि 4 और 5 को जोड़िए 9 आएगा, 9 तो विभाजित है 3 से। तो 3 एकम 3 और 3 5 15, ठीक है ना। अब देखिए फिर 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15, और फिर एक बार और डिवाइड कर लेते हैं, 5 एकम 5। समझ में आया बेटा, आया इतना, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। कौन, ये जो मैंने एरो के नीचे जो नंबर दिख रहे हैं, ये प्राइम फैक्टर कहलाएंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 लिख सकता हूँ। अब ढूंढूंगा मैं यहाँ, अरे भाई यहाँ तो पहला ऑप्शन तो है या नहीं है, दूसरा ऑप्शन थोड़ा अलग दिख रहा है, तीसरा तो है या नहीं है, चौथा में यहाँ 3 है 15 है। अभी सी बी जैसे भी नहीं दिख रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं ना बच्चों, जो चीज़ें। अच्छा अगर मैंने इधर देखिएगा आप, अगर मैंने 5 पर 4 की घात लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मैं 5 को 4 बार लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ क्या नहीं। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, तो मैं वही तो यहाँ पर अब करूँगा। अगर 2 बार लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या नहीं, बताना। जब हम 5 की घात 4 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वापस अगर इस रूप में है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अगर ऐसा गिवन है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर 3 गुणा 3 है तो 3 को हम 2 की घात के रूप में भी तो लिख सकते हैं, 3 की घात 2। अब ये तो मिल रहा है ना आपको, ये देखिए
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इतने छोटे से सवाल और आसान सवाल एग्जाम में आते हैं बच्चों। देखिए 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर। ऐसे सवाल भी आते हैं बेटा। आप 12 अप्रैल का पेपर देखिए खोल के, 58 नंबर में आपको इस तरीके का सेम सवाल नहीं, वहाँ कुछ और लिखा रहेगा, या हो सकता है कि ये भी लिखा हो, ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, उसको हल करना शुरू करते हैं बच्चों। देखिएगा क्या बोलूँगा मैं। सबसे पहले प्राइम नंबर की बात चल रही है, तो प्राइम नंबर ही हो गया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्योंकि आप हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं जानता हूँ। तो प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या की मीनिंग क्या होती है? अभाज्य संख्या तो अनुवाद हुआ ना इसका, अनुवाद और मीनिंग में अंतर है। अभाज्य संख्या कौन है? जैसे अभाज्य संख्या अगर मैं बोलूँ कि चलो कुछ लिखकर बताइए, एग्जाम्पल्स, है ना, एग्जाम्पल लिखकर बताइए। तो क्या करेंगे आप? 2, 3, 5, 5, 7, 9, ऐसे जो भी आपको पता है वो सब लिखेंगे। इनकी विशेषताएं क्या होती है बेटा? ये नंबर ना किस किस से डिवाइड होते हैं? ये कभी भी ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करके देखिए 2 को, इसके अलावा किसी और नंबर से, तो ये 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से। ये 3 है, 3 को भी आप डिवाइड करके देखिए, 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से होगा। ये 5 है, 5 को डिवाइड करके देखिए किसी नंबर से, तो ये 1 से होगा और अपने आप से होगा, है ना, अपने आप से। तो और एक और नंबर में बड़ा सा लेके दिखाता हूँ बेटा। जैसे आपको पता होगा कि 100 से पहले 100 के करीब अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो कौन है? 97 है ना। मतलब 2 डिजिट का जो बिगेस्ट इस प्राइम नंबर होता है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, वो कौन होता है? 97 होता है। तो 97 को अगर डिवाइड करोगे आप तो किससे किससे कर पाओगे आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप 1 के अलावा और ये खुद इटसेल्फ एक वो 1 और ये हो जाएगा 97। इनके बीच में जितने भी नंबर आते हैं आप कितनी भी कोशिश कर लो, उसको कंप्लीटली आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 से करोगे तो कुछ और बच जाएगा, 5 से करोगे तो कुछ और, 4, तो ये डिवाइड नहीं। तो यहाँ पर क्या बातें कही, देखिए मैं आपको अभी तक आंसर बता चुका होता, लेकिन मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको? कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स लेके बता रहा हूँ। तो कोई भी जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो वो खुद होता है, जैसे कि 97 का वो खुद अपने आप खुद हो गया, और अगर उसके अलावा कोई है तो वो है 1। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड है वो 1 है और खुद इटसेल्फ है। प्यारे बच्चों, ये जो सवाल देख रहे हैं ना 59 का, ये बहुत प्यारा सवाल है, और मैं बताऊं ये सवाल को हल करने के लिए गहरी समझ की आवश्यकता है। और ये गहरी समझ तब विकसित होती है बच्चों में जब ऐसे सवालों का अभ्यास वो अनगिनत बार करते हैं। तो बेटा अब जब मैं आज इस सवाल को हल करने जा रहा हूँ, तब मैं जो बातें बताऊँगा उसे बहुत बारीकी से समझिएगा, और अगर आपको समझ में आ जाता है तो ऐसे सवाल आपकी किताबों में भी दी गई होती हैं, उन्हें आप बार बार अभ्यास करिएगा, ठीक है। तो आप जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी ना, तो फिर ऐसे सवाल एक नहीं कितने ही दिए जाएं आपको बन जाएंगे, इसलिए हर बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या दिया है। ये बोल रहा है कि यदि आप, कितना दिया हुआ बेटा, 90.18 को 2.25 से भाग देंगे तो कहता है कि 40.08 मिलेगा। ये देखिए, इफ 90.18 डिवाइडेड बाय 2.25 इज इक्वल टू 40.08, अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो इतना मिलेगा। देन 9.018 डिवाइडेड बाय 22.5 इज इक्वल टू, अब इतना आपको पता करना है। तो हिंदी में भी वही लिखा हुआ है। तो बेटा देखो, मैं सबसे पहले जो हमें पता करना है उसको मैं इस साइड लिख लेता हूँ। 9.018
और उसके बाद लिखा हुआ है, मैं डिवाइड को अपॉन में लिख सकता हूँ 22.5। और हमें पता करना है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। बेटा हम इसका आंसर लाने के लिए हम इसकी मदद लेंगे। मैं थोड़ा जगह ज़्यादा बना लेता हूँ, है ना। देखिएगा ध्यान से, 90.18 को डिवाइड हम यदि 2.25 से करेंगे ना तो क्या मिलेगा बच्चों, 40.08 मिलेगा। पर हमें तो ये चाहिए ना, दशमलव किसके बाद रहना चाहिए, 90 के बाद नहीं, 9 के बाद, और नीचे में 2 के बाद नहीं, 22 के बाद। मतलब हमें क्या करना है, इस नंबर को, ये जो नंबर देख रहे हैं इस फ्रैक्शन के नंबर को इस रूप में कन्वर्ट करना है। तो अब कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी को आपको ध्यान से समझना है। प्यारे बच्चों, मैं बहुत जो भी बोल रहा हूँ उसे धीरे ही बोलूँगा, आप समझ। जब मुझे क्या करना है, डेसिमल को यहाँ लाना है, एरो देख रहे हैं आप 9 और 0 के बीच। तो जब मैं डेसिमल को डायरेक्शन, देखिए मैं डायरेक्शन बता देता हूँ। अगर मैं डायरेक्शन इधर जाता हूँ इधर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जितने स्टेप, अगर मैं 1 स्टेप इधर आ रहा हूँ तो 10 का गुणा करूँगा, 2 स्टेप आ रहा हूँ तो 100 का गुणा करूँगा, 3 स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ तो 1000 का गुणा करूँगा। किस में, उसी नंबर पे। तो देखिए 9.018, क्योंकि मुझे ऐसा चाहिए ना इसलिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप इसको हल करके देख लीजिएगा। अगर आप इसको हल करते हैं ना बच्चों, यही मिलेगा। अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इस वीडियो को भी आप रोक कर इसको हल करके देखेंगे, इतना ही मिलेगा। क्योंकि हमें इसका रूप चेंज करना है, मीनिंग नहीं करना है। ये दिखने में अलग हो गया, लेकिन हल करोगे तो यही आएगा। अब ये समझे। अब बात करते हैं नीचे डिनोमिनेटर। हमें इस नंबर को इसके जैसे बनाना है, तो मतलब हम क्या करेंगे, 2 और 0.5। लेकिन बेटा यहाँ तो उल्टा हो गया। ऊपर में हम क्या कर रहे थे, डेसिमल को हम लेफ्ट की तरफ लेकर आ रहे थे, और नीचे में क्या कर रहे हैं, डेसिमल को हम राइट की ओर ले जा रहे हैं। तो जब हम राइट की तरफ जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितने का डिवाइड करेंगे, 1 स्टेप हम उस साइड गए ना राइट की तरफ, तो 10 का डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, समझे ना। अब देखिए फ्रैक्शन तो पहले ही से था, और नीचे वाले में भी ये आ गया 10। तो अब आप क्या करेंगे, इस 10 का सॉल्व करने के लिए आप जैसे ही इसको आगे बढ़ेंगे ना, तो ये 10 उठकर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। आप डिटेल में पढ़ेंगे, जब चैप्टर हम पढ़ाते हैं ना बेटा तो बहुत डिटेल में समझाते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ बातें आपको समझ में भी ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो एक चैप्टर को 8 से 9 दिनों तक पढ़ते हैं, और 1-2 घंटे की क्लास हर दिन चलती है। तब ऐसी चीज़ें बच्चों को बहुत आसानी से समझ में जाती है। तो आप अभ्यास कीजिएगा, आपको भी समझ में जाएगा। तो मैंने शुरू में क्या बोला, एक बार और बता देता हूँ फिर भी। चलिए, मुझे क्या करना है, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लेकर आना है। तो मैंने ला लिया कितना, एक ही स्टेप मुझे, तो मैंने 9.018। अब ऐसे लिखने से तो नहीं होगा ना, कुछ तो और करना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं कितने स्टेप आगे बढ़ा, 1, तो 10 वाला नंबर क्या होगा, 10। तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे मुझे क्या करना है, ये जो डेसिमल दिख रहा है 2 के बाद, उसे मुझे 22 के बाद लिखना है यहाँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, अब मल्टीप्लाई तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। अब मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा बेटा, अपॉन में 10 लिखूँगा। इतनी बात तो समझ गया ना। अब देखिए ये पहले न्यूमरेटर, उसके भी डिनोमिनेटर, फिर डिनोमिनेटर। तो ऐसे सवालों को क्या करेंगे, अब आगे हल करने के लिए हम क्या कर देंगे, और इसके इक्वल में ये है, इसको मैं लिखा नहीं था, ये है, क्या है, 40.08 ये है, ठीक है। तो आगे देखिएगा आप, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे हल करना है। यहाँ लिख देता हूँ 9.018 अपॉन 22.5, ये इसकी वैल्यू लाना है मुझे। अब देखिएगा, अब ये जो 10 है बेटा, ये उठकर चले जाएगा न्यूमरेटर में और मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आप क्या लिख सकते हैं इसको, 9.018 इंटू 10, ये वाला 10 मैंने लिख दिया यहाँ। अब ये वाला 10 भी यहीं पर मल्टीप्लाई में जाएगा, ऐसे हो गया। और अपॉन में क्या रहेगा, 22.5 ही है ना, यस। और इधर पे क्या हो जाएगा, 40/08। इतना समझ में आया क्या, मुझे लगता है आ गया होगा। अब आगे देखिए,
मुझे क्या करना है, इतने की ही ज़रूरत है, तो मैं इसे अब कुछ भी नहीं करूँगा, बल्कि ये जो 10 × 10 क्या हो जाएगा 100, और 100 अभी इधर पे मल्टीप्लाई में, तो उधर अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड में। तो ऐसे होगा कि नहीं आप बताना, ऐसे होगा कि नहीं, आप ज़रा सोचो, आप सोचेंगे ना तो हर बात समझ में आ जाएगी। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा तो बताइए अपॉन में 100 आएगा क्या नहीं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और 100 डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा। अब आप इसको इसे इस रूप में भी नहीं चाहिए, क्योंकि आंसर आपका क्या है डेसिमल वाले नंबर में है, फ्रैक्शन में। तो जब यहाँ से 100 हटाएंगे ना बच्चों, देखिए हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो ये डेसिमल, और अभी देखिए यहाँ कितना दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो 20 है ना, 20 है तो 20 है, इसीलिए 2 डिजिट इस साइड हो जाएगा और डेसिमल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो डेसिमल होगा अब यहाँ आ जाएगा, ये पहले से तो 2 डिजिट है ही, 2 डिजिट है ही, डेसिमल के बाद अब 4 डिजिट है क्योंकि नीचे में 2 जीरो है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है 9.018 अपॉन पे 22.5। समझ में आया क्या, आ गया होगा, 2 बार बता दिया हूँ मैंने, तो आपका आंसर क्या होगा डी। समझ में आया प्यारे बच्चों, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आखिरी सवाल है, फिर आपके पूरे 20 सवाल खत्म हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो और भी ज़्यादा आसान सवाल है, ये तो बेटा और भी ज़्यादा आसान सवाल है ना प्यारे बच्चों, देखकर ही समझ गए होंगे। कुछ भी नहीं है इसमें, 2 2 2 2 लिखा हुआ है सब जगह, बस डेसिमल बदल रहे हैं और डिजिट की संख्या कम ज़्यादा होते जा रही है, इतना ही तो है ना। और आखिरी में क्या करना है, योग, सम। तो ऐसे सवाल को तो देखकर ही आप खुश हो जाते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इनको हल करना बहुत आसान हो जाता है। तो पहले हम क्या, हाँ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आप गलती से बचना चाहते हैं तो क्या, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रहना चाहिए, जितने भी नंबर हों जोड़ने के लिए। ऐसे प्लस करें ना ऐसे, तो इस साइड पे कुछ नंबर होंगे, यहाँ कुछ नंबर होंगे, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो उससे गलती नहीं होती। अगर आपने एक डेसिमल यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, चौथा ऐसे बना दिया, तो फिर तो कभी आंसर नहीं आएगा। तो चलिए ये देखिए, यहीं लिख देता हूँ मैं, सॉल्व, है ना। क्या है, पहला नंबर 2.2, ये हो चुका है। फिर क्या है 2.02, चलिए मैं टिक करते जाता हूँ जो जो हो जाएगा। फिर 2.002, देखिए मैंने जो बोला वही कर रहा हूँ, दशमलव के नीचे दशमलव लिख रहा हूँ। 0.02, 0.02, ये भी हो गया। फिर हाँ ये 0.02, 0.02, ये भी हो गया। फिर 22.02, तो 22 लिखना है मुझे, तो 0.2 तो मैंने लिख दिया, 22 कैसे लिखूँगा, यहीं नहीं लिख दूंगा। ये हो गया 2 और ये हो गया दहाई वाला 2, इकाई वाला 2, दहाई वाला 2। इधर यहाँ देखिए सब, यहाँ पर इनके प्लेस में इकाई का ही अंक है, एक दिख रहा है ना, तो आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये भी हो गया। अब कौन सा आखिरी एक ही नंबर बचा है, दशमलव के पहले 3 बार 2 है, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। और दशमलव के बाद 4 अंक है, एक यहाँ रहेगा, 2 0 ऐसे, और आखिरी में 2। और इनको क्या करना है बच्चों, जोड़ना है ना, प्लस करना है योगफल। तो चलिए देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन होता होगा तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, इधर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको देखिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से 2 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ते समय गलती नहीं करना है, यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, यहाँ 0 ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना। ये देखिए ये वाला 2 आ गया, ये जो 2 था यहाँ आ गया। अब इसको देखो, एक बार 2 यहाँ है, एक बार 2 यहाँ है, यहाँ एक बार 2 है, मतलब 2 सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6। फिर ये तो हो गया, फिर कैरी बोरो कुछ नहीं, यहाँ पर कितना है 2 2, तो ये 4 ही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर 4 ही हो रहा है, इसलिए आप बोरो कुछ वगैरह लेंगे नहीं। 2 और 2, 2 4 6 8 10 हो गया। देखिए फिर से 2 4 6 8 10, तो 10 की 0, हासिल की जो है 1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ब्रैकेट, मतलब सर्कल के अंदर। तो अभी कितना हो जाएगा 5, 2 दूनी 4 1 5, और ये कितना हो जाएगा 2। अब मैं देख लेता हूँ ये आंसर है क्या नहीं। 250, देखो ये 2 दशमलव है तो ये तो कट गया, 25 दशमलव कट गया, ये तो बहुत मतलब 4 अंक के बाद है तो कट गया। तो ये देख लीजिए 250 तो है, बाकी का देख लेते हैं। 46 22 मतलब 4622। तो आपने देखा प्यारे बच्चों,
इस तरीके से सवाल पहले के वर्षों में आए थे, सेम तो नहीं है, लेकिन हमने उन्हीं में से अंक को बदलकर नए सवाल बनाए थे, ताकि आपको पता चले कि नए सवाल बनाए कैसे जाते हैं उन्हें और हल कैसे किया जाता है। अब आगे की वीडियो में मतलब मॉडल पेपर 2 में हम इसी तरीके के नए सवाल लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मॉडल पेपर 1 है उसके भी जो पैसेज बचे हुए हैं वो अगले वीडियो में हम आपको सॉल्व करवा देंगे, वो भी बहुत आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाय।